हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और आराध्या एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से आपको अगर कुछ फायदा मिल रहा है, पढ़ाई कुछ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर जो मैसेज, जो मैटर आप तक पहुंच रहा है, उसके बार बार रिवीजन करने से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे और बार बार इनका रिवीजन आप कर पाएंगे तो आने वाले किसी भी एग्जाम में, ना केवल टीचिंग के लिए बल्कि किसी भी एग्जाम में जहां ये सिलेबस मैच करता होगा, आप जरूर अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आपके जो रिजल्ट्स हैं या जो आपने जो पढ़ने के बाद जो उसका बेनिफिट गेन किया है, उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताया जरूर कीजिए। तो इसे देखिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है, ये लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं और अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने के लिए हमें आगे जानकारी भी मिलती है। हमने जो हड़प्पा काल, आज का हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा काल पार्ट 2, हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता पार्ट 1 में हमने सिंधु सभ्यता का एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। 3 नामों से इसको बुलाया जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो इनका जो नामकरण था उसके पीछे का कारण हमने आपको बताया। फिर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई, जो उत्खनन हुए, वो कब से और कैसे शुरू हुए, कैसे दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधुकालीन सभ्यता में हड़प्पा की खोज की और हड़प्पा के आधार पर यह देखा गया कि एक विशाल नगर जो कि नगरी सभ्यता से बिलोंग करता था, अकेला नहीं हो सकता, बहुत सारे और इसके आसपास नगर होंगे। तो व्यापक तौर पर जब खुदाई की गई तो एक के बाद एक बहुत सारे विकसित नगर इस सभ्यता से प्राप्त हुए और यह सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता मानी गई, क्योंकि इसकी जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसे पढ़ा नहीं जा सका। चित्रों के माध्यम से इसमें जो भाषा थी वह आज तक अपठनीय है। तो इतिहास की दृष्टि से सिंधु सभ्यता जो है वो किसमें आती है? आद्य इतिहास में। एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा इतिहास जिसे पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन लिखित सामग्री अक्षरों के रूप में जरूर प्राप्त हुई है। तो इसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता जो है यह, अगर हम उपकरण देखें कि कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और दुनिया में सबसे पहले, खास तौर से भारत के संदर्भ में, मानव ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया वो तांबा थी और तांबे को टिन के साथ मिलाने पर जो धातु बनती वो कांसा थी। तो कांसे का उपयोग सबसे ज्यादा किया इन लोगों ने, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। फिर हमने देखा पार्ट 1 में कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय में ही दुनिया के बाकी हिस्से, खासतौर से जो भारतीय उपमहाद्वीप से लगे हुए हिस्से थे, वहां पर और भी सभ्यताओं का जन्म हो रहा था या बाकी और भी सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता के समान या उससे ज्यादा भी विकसित सभ्यताएं थी, जिनमें सुमेरियन की सभ्यता आती है और जिनमें मिस्र की सभ्यता मुख्य रूप से आती है। हालांकि चीन की सभ्यता भी उस समय थी, लेकिन चीन की सभ्यता जो कि वहां वो नदी के किनारे विकसित हुई थी, इस चीन की सभ्यता के साथ भारत की सिंधु सभ्यता के कोई व्यापारिक संबंध दिखाई नहीं देते। लेकिन जो दजला फरात नदियों के आसपास विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरी जो थी वो थी मिस्र की सभ्यता। इनके साथ भारत के, यानी कि भारत की सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध भी देखे गए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कई स्थानों पर भारत की सिंधु सभ्यता के लिए मेलोहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसको भारत की सिंधु सभ्यता से मैच करके देखा गया। तो किस तरह से भारत की सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह से व्यापार पर, यानी कि कृषि तो मुख्य व्यवसाय था ही, कृषि तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था ही, लेकिन अर्थव्यवस्था में जिस तरह का व्यापार होता था उसका स्वरूप इस प्रकार से दिखाई देता है कि जो बाहरी जो संस्कृतियां थी उनके साथ भी इनका व्यापार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी विकसित हो चुका था। तो इस तरह से हमने देखा। फिर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार काफी ज्यादा था। त्रिभुजा आकार में फैली हुई यह सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती थी, लेकिन इसके जो मुख्य स्थल थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के रूप में विशाल नगर मिलने के कारण इन तीनों को कहा गया है कि यह सिंधु साम्राज्य की क्या थी? सिंधु साम्राज्य की एक तरह से राजधानियां थी, तीनों ही राजधानियां थी। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे नगर हैं लेकिन महत्वपूर्ण नगरों की बात करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, सिंधु सभ्यता के नगरों को और पानी की निकासी को कैसे आगे बढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी जिसके लिए सिंधु सभ्यता को याद किया जाता है वो थी इसकी जल निकासी
और इसके नगर नियोजन, यानी कि जो उस समय इतना पहले का जो समय था, समय निर्धारण, काल निर्धारण के बारे में भी हम अपने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सिंधुकालीन सभ्यता में जो नगर प्राप्त हुए हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग की गई है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि उस समय जरूर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, जैसे हमारे नगर निगम होते हैं जो नगरों की व्यवस्था को संभालते हैं, कैसे नगरों की लाइटिंग को, मकानों को व्यवस्थित करते हैं, शायद ऐसी कोई व्यवस्था सिंधु सभ्यता में भी रही होगी, क्योंकि जितने सिस्टमैटिक नगर शहर यहाँ पर मिलते हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जो मुख्य नालियां थी, जो घरों से निकलने वाली नालियां थी, वे मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी और नालियां ढकी हुई थी ईंटों से, सीमेंटेड और जिप्सम के गारे से, ईंटों से, जो कि बड़ी बड़ी ईंटें थी, उनसे नालियों को ढका गया था। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था और नालियां एक जगह गड्ढे में जाकर के मिलती थी जहां पर कचरा इकट्ठा हो जाता था, जैसे हमारे सीवर टैंक होते हैं, और समय समय पर इन सीवर टैंक्स को साफ किया जाता था। तो इससे इनकी एक प्लानिंग का पता चलता है। इसके अलावा जो सड़कें थी, वे समकोण पर काटा करती थी एक दूसरे को, और सड़कें व्यवस्थित रूप से होने के कारण आवागमन की विशेष सुविधा यहाँ दिखाई देती है। तो नगर नियोजन और जल निकासी की सुविधा जो उस समय थी, जो व्यवस्था थी, वह विश्व स्तरीय थी और आश्चर्य कर देने वाली जो व्यवस्था थी। निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था सुमेरियन सभ्यता में भी दिखाई देती है, लेकिन भारत के संदर्भ में काफी बेहतरीन माना जाता है। यह हड़प्पा कालीन नगर है और इस हड़प्पा कालीन नगर में आप देख सकते हैं किस तरह से नल जो नालियां हैं और जो नगर है, उनका एक तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे वो लोग घर बनाते होंगे और कैसे उस समय की इतनी पुरानी संस्कृति में भी विशेष प्रकार के घर यहाँ पर बनाए जाते थे। तो नगर नियोजन और मुख्य स्थल, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट में आज हम नगर नियोजन और मुख्य स्थल पढ़ेंगे, और तीसरे और अंतिम पार्ट में हम आपको बताएंगे कि सिंधुकालीन लोग कैसे रहते थे, यानी कि उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। और उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी विशाल और परिपक्व जो सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हो गया। तो इसके पतन के कारण और इसके जो तमाम जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन है, उनके बारे में हम हमारे हड़प्पा काल 3rd या लास्ट पार्ट में बात करेंगे। और जब ये तीनों पार्ट पूरे हो गए, उसके बाद फिर हड़प्पा से आए हुए पेपर्स के क्वेश्चंस के पूरे हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो नगर नियोजन और मुख्य स्थल के संबंध में देखा गया है कि मुख्य विशेषता क्या थी। हड़प्पा काल के जो नगर थे या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, उसकी प्रमुख विशेषता थी नगर योजना और जल। नगर योजना कैसी थी? जाल पद्धति पर आधारित थे, यानी कि जो नगर बने हुए थे वे एक सिस्टम से बने हुए थे और इस सिस्टम के तहत जो जाल पद्धति थी, इस प्रकार से बने हुए थे, जैसे एक मकान यहाँ बना हुआ है तो दूसरा मकान यहाँ बना हुआ है, इस तरह से मकान बने हुए थे। और जो इन्हें जोड़ने वाली सड़कें थी, वे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो जाल पद्धति पर आधारित नगर योजना उस समय के एक बेहतरीन प्रशासनिक नियोजन के बारे में कहीं ना कहीं इससे जानकारी मिलती है कि कोई ना कोई प्रशासनिक संस्था, केंद्रीय संस्था जरूर रही होगी जो इतने बड़े नगरों के प्रशासन को और उनके सिस्टम को संभालती होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो जल निकास प्रणाली है। इन घरों से जो नालियां निकलती थी, वे नालियां एक निश्चित आकार में एक दूसरे से मिलती थी और यहाँ पर जाकर के किस तरह से वो आपस में मिलती थी, मेन होल बनाए गए थे और फिर इन मेन होल में जो बड़ा बड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता था, उसको निकाल करके साफ सफाई की जाती थी ताकि पानी जमे नहीं, रुके नहीं एक स्थान पर। इसके अलावा ये जो नालियां थी, ये नालियां खुली नहीं थी, बल्कि इन्हें जिप्सम के गारे को बना करके बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था। एक सिस्टमैटिक शहर, जैसे आजकल हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वैसे ही स्मार्ट सिटी शायद उस समय सिंधु सभ्यता में भी रहे होंगे। और ये जो नगर थे, मुख्य बड़े बड़े जो नगर थे, जो शहर थे, वो कैसे होते थे? इन नगरों को में 2 चीजें देखी गई हैं। ठीक है, टीले थे इनमें, और धौलावीरा में 3 टीले देखे गए हैं, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बाकी बड़े बड़े नगरों में 2 टीले, यानी कि जो नगर था वो 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक था इनमें पूर्वी टीला, एक था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। ठीक है,
पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीले को गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था, यानी कि, और ये दोनों टीले एक बड़े परकोटे या चार दीवारी से घिरे होते थे, जो शायद सुरक्षा की दृष्टि से किए जाते थे। इस परकोटे के बीच में जो दो टीले होते थे, उनमें पश्चिमी टीला बहुत महत्वपूर्ण होता था, और ऐसा लगता है कि यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, क्योंकि इनका जो शिला विन्यास है, इनका जो स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा दिखाई देता है, और इन्हें क्या कहा जाता था? गढ़ी एवं दुर्ग कहा जाता था। ठीक वैसे ही जैसे किले होते थे, महाराजाओं के, राजाओं के किले होते थे, उस प्रकार से किले नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे दुर्ग बनाया जाता था। और दूसरा जो पूर्वी टीला था, ईस्टर्न टीला था, यहाँ पर सामान्य आवास दिखाई देते हैं, सामान्य लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। वैसे तो सिंधु सभ्यता में कहीं भी वर्ग विभाजन नहीं मिलते, लेकिन इन टीलों को देख करके और यहाँ बने हुए मकानों के आकार को देख करके यह लगता है कि आर्थिक आधार पर समाज का विभाजन हुआ था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, वे, उनके जो मकान थे वो कैसे थे? 2 मंजिला मकान भी मिलते हैं, कुछ मकानों में सीढ़ियां भी मिलती हैं, जबकि बाकी मकान बहुत सामान्य दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो दुर्गनुमा टीला था, यहाँ पर जो लोग रहते थे, शायद वे उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे, या हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से किला नुमा यहाँ पर टीला बनाया गया हो, जबकि सामान्य जनता के लिए सामान्य आवास वाले स्थान या टीले को पूर्वी टीला कहा जाता था। और इन दोनों टीलों को पूरी तरह से एक प्राचीर या दीवार से कवर किया जाता था। लेकिन ध्यान देना कि लोथल सुरकोटदा में ये दुर्ग एवं नगर एक ही दीवार से घिरे हैं, लेकिन धौलावीरा 2 की जगह 3 क्षेत्रों में विभाजित था। धौलावीरा एकमात्र जगह थी, यही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां कुछ नया होता है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर मध्यम या मध्यमा भी मिलता है। बाकी जगह पर 2 टीले मिलते हैं, लेकिन धौलावीरा में एक तीसरा स्तर भी मिलता है मकानों का, या नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था। इस मध्यम वाले को मध्यमा कहा गया, और ये जो टीले थे जो धौलावीरा के, यहाँ दुर्ग, यानी कि जो वेस्ट वाला है ये दुर्ग हुआ, बीच वाला मध्यम हुआ, और पूर्वी वाला निचला टीला हुआ। तो 3 टीले में यहाँ पर बटा हुआ नगर मिलता है धौलावीरा में। ये नगर नियोजन था जिसे आपने समझा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा को हड़प्पा की 3 राजधानियां कहा गया है। ये जो स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, उन्होंने ये माना है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इसको मैनेज करने के लिए 3 जगह इसकी राजधानियां हो सकती हैं। ये तीनों नगर बड़े बड़े थे, और इन तीनों नगरों की विशालता देखते हुए माना गया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की 3 राजधानियां थी, जहां से पूरी सभ्यता को मैनेज किया जाता था, इनके प्रशासन को कंट्रोल किया जाता था। हड़प्पा एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई 1921 में, इसीलिए इसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। यहीं से पता चला कि सिंधु सभ्यता की विशालता क्या है। और 1964 में फिर इस स्थान की व्यापक खुदाई करने का श्रेय किसको जाता है? मार्टिमर व्हीलर ने इस क्षेत्र की व्यापक और गहरी खुदाई करके और बड़े बड़े साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त किए। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये कहां पर है? यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमारी जिले में स्थित है। तो वर्तमान में पंजाब कहां पर स्थित है? वर्तमान में जो ये हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में एक जिला आता है मांटगोमारी, वहीं पर स्थापित है हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उनको समझिए। हड़प्पा से एक अन्नागार मिला है जिसमें 12 कक्ष बने हुए हैं। कैसे 12 कक्ष बने हुए हैं? कुछ इस तरह से ये अन्नागार है। ये अन्नागार कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आजकल मंडियां लगती हैं, बड़ी बड़ी अनाज मंडी होती है ना, कुछ ऐसी ही मंडी यहाँ से मिली है। और यहाँ पर
2 हिस्से में, यानी कि बीच में ये गली नुमा है निकलने के लिए, और ये 6 हिस्से में बटा हुआ है। जैसे 6 हिस्से में ये चबूतरे टाइप के बने हुए हैं, और इन चबूतरों के बीच में एक गली नुमा बना हुआ है, और ये 4 दीवारी से ढका हुआ है। तो 6 के हिस्से में 12 कक्ष बने हुए हैं। एक विशाल अन्नागार मिलता है हड़प्पा से। इससे यह पता चलता है कि यह एक व्यापारिक क्षेत्र था, जहां पर अनाज की मंडी लगती थी, और यहाँ पर लोग सामूहिक रूप से अनाज का क्रय विक्रय किया करते थे। महत्वपूर्ण है ये। और क्या मिलता है हड़प्पा से? महत्वपूर्ण है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिलता है, और इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया है समाधि R37। समाधि R37 के नाम से इस कब्रिस्तान की पहचान बताई जा रही है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। और हड़प्पा में जिस तरह के आवास बने हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि यहाँ मजदूर और कर्मचारी प्रकार के लोग भी रहते थे। तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा एक व्यापारिक स्थल था, जहां पर मजदूर भी रहते थे, कर्मचारी भी रहते थे। यहाँ पर अनाज की बिक्री या मंडी भी हुआ करती थी। तो एक बड़ा व्यापारिक नगर के रूप में हड़प्पा की पहचान यहाँ पर हो जाती है। हड़प्पा से एक प्रतिमा मिली है, जिसे उर्वरता देवी की प्रतिमा कहा गया है। जैसे इसको पृथ्वी की प्रतिमा भी कहा गया है। जैसे पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे ये लोग, कि पृथ्वी एक ऐसी देवी है जिससे उपज आती है, उत्पादन होता है, तो इसको देवी मान करके पूजा करते थे। तो पृथ्वी को माता मानकर या उर्वरता की देवी मान करके जो मूर्ति पूजा होती थी, उसी का साक्ष्य यहाँ से हड़प्पा से मिलने वाली एक देवी की प्रतिमा से होती है। इससे कई अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। कोई कहता है कि इससे यह पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी, तो मूर्ति पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य भी हड़प्पा से मिल जाते हैं। कोई यहाँ पर ये कहता है कि इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिलता था। तो महिलाओं को सम्मान मिलने का मतलब है कि ये पुरुष प्रधान समाज नहीं था। तो इस तरह से कई साक्ष्यों के आधार पर ये बताया जाता है। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो, जैसे हड़प्पा एक महत्वपूर्ण स्थल था, दूसरा महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला इसे क्यों कहते हैं आगे आपको पता चलेगा। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, और मोहनजोदाड़ो की जो खोज की वो किसने की? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो मुख्य नगर थे वे नदियों के किनारे विकसित हुए। हालांकि इसका विकास और मैदानी इलाकों तक भी हुआ, लेकिन मुख्य जो केंद्र था सिंधु सभ्यता का, जो सेंट्रल हब था, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुआ था। क्योंकि नदी उपज में भी नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती थी, उपजाऊ मिट्टी होती थी, उसमें कृषि को बढ़ावा मिलता था। और क्योंकि यह सभ्यता व्यापार पर आधारित थी, तो व्यापार के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो नदियों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इससे यह भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में जो नाविक थे या जो जहाज का जो व्यापार था, नावों का जो स्ट्रक्चर था, काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। क्योंकि मकरान तट पर जो सुतकांगी डोर पाया गया है, जो लोथल पाया गया है गुजरात में, जो बंदरगाह थे, यहाँ पर बड़े बड़े डकयार्ड मिलते हैं। और ऐसा पता चलता है कि यहाँ से फारस की खाड़ी के उस पार, यानी कि सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता के साथ इन बड़ी बड़ी नावों के द्वारा व्यापार किया जाता रहा होगा। तो काफी विकसित अवस्था में थी सिंधु सभ्यता। अब ये जो मोहनजोदाड़ो था, ये सिंधु नदी के तट पर पाया गया दूसरा महत्वपूर्ण नगर था सिंधु सभ्यता का। तो इसके बारे में ये जाने। और मोहनजोदड़ो से और बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें मिली हैं उनके बारे में जानते हैं। मोहनजोदाड़ो से नर कंकाल बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो आप समझ गए इसे मृतकों का टीला क्यों कहा गया। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा गया कि मोहनजोदाड़ो में एक साथ बड़ी मात्रा में नर कंकाल के ढेर मिले हैं। और जो विद्वान है उनका ये मानना है कि जो मोहनजोदाड़ो है, इससे मिले कंकालों से कहीं ना कहीं आभास होता है कि यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण मिला था। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे
कि जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, उस पतन के कारणों में एक कारण ये भी माना जाता है कि सिंधु सभ्यता पर बाहरी आक्रमण हुआ और इसीलिए मोहनजोदाड़ो से बड़ी मात्रा में जो नर कंकाल मिले हैं, इनमें से इनसे ये पता चलता है कि ये हो सकता है कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो जिसकी वजह से इतने लोग एक साथ यहाँ पर मारे गए, या हो सकता है कोई महामारी हुई हो जिसकी वजह से एक साथ इतने लोगों के कंकाल यहाँ पर मिलते हैं। तो कंकालों का ढेर मिलने के कारण मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला या मोहनजोदाड़ो नाम दिया गया। और मोहनजोदाड़ो से एक और बड़ी चीज क्या मिली है, यहाँ हर घर में कुएं मिलते हैं। उस समय कुएं होना बड़ी बात होती थी, जैसे हर घर में नल होते थे तो वो बड़ी समृद्धि का एक सिंबल माना जाता था एक समय में। तो मोहनजोदाड़ो के प्रत्येक घर में नल मिलने से यह पता चलता है कि यहाँ समृद्ध लोग रहते थे और इनके घरों में ही पानी की व्यवस्था थी, इन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो हर घर में कुएं मिलने के साक्ष्य ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर यहाँ दिखाई देते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से नारी की एक ऐसी प्रतिमा मिली है जो नृत्य करती है, जैसे नटराज जैसी मूर्ति होती ना, तो नटराज जैसी मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं जो नृत्य की अवस्था में है। और ये बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति जो उस समय की कारीगरी और शिल्पकारी का एक बहुत बेहतर नमूना प्रस्तुत करती है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण स्थल था लोथल। बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यह एक बंदरगाह था और इसमें एक डकयार्ड था यहाँ पर। ठीक है, डकयार्ड क्या होता है? डकयार्ड होता है जहाजों की गोदी जिसमें बहुत सारे जहाज या नाव खड़ी रहती हैं और यहाँ से फिर सामान लाद करके आवाजाही होती है, यानी कि नावों के माध्यम से इस स्थान से नाव लोड होकर के जाती हैं और सामान की यहाँ उतारा और चढ़ा जाता है। उस स्थान को डकयार्ड हम बोलते हैं। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित होने के साथ साथ ये समुद्र तट पर भी स्थित है और ये समुद्र तट पर स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसा लगता है। और इस बंदरगाह के माध्यम से ऐसा लगता है कि पश्चिम एशिया के साथ यहाँ बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। पश्चिम एशिया कहाँ? मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता के साथ। और लोथल में जो फारस की मुद्रा मिली है, ठीक है ना, लोथल की खुदाई से फारस की एक मुद्रा मिली है जिससे साफ पता चलता है कि लोथल में विदेश व्यापार होता था। क्योंकि दूसरे देशों की मुद्राएं अगर यहाँ मिली हैं, भले ये मुद्रा कैसी थी, मिट्टी की बनी हुई मुद्राएं थी, तो इसका मतलब था कि उन देशों के साथ लोथल का व्यापारिक संबंध था। लोथल के माध्यम से बाकी सिंधुकालीन हड़प्पियों में यहाँ वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था और यहाँ से जहाजों की गोदी या डकयार्ड के साक्ष्य भी मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोथल से एक युगल शवाधान, युगल शवाधान क्या होता है कि दो मृतकों के शरीर को एक साथ दफन किया गया है, ऐसा साक्ष्य लोथल से मिलता है। और यहाँ पर अग्निवेदी के साक्ष्य भी मिलते हैं। अग्निवेदी यानी कि एक ऐसा हवन कुंड जहाँ पर हवन किया जाता होगा या हो सकता है बलि जैसा कोई यहाँ पर कृत्य या धार्मिक कार्य किया जाता हो, इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन अग्निवेदी और युगल शवाधान यहाँ से लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की जो महत्वपूर्ण चीज थी उसको हम दिखा दें। मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, ये बहुत कुछ कहता है। ये इतना बड़ा स्नानागार है कि जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते थे और इस स्नानागार में उत्तर और दक्षिण की तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई थी, बीच में पानी भरा हुआ था और ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई सामूहिक उत्सव या पूजा या धार्मिक कार्य जैसा कुछ किया जाता होगा, जहाँ बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते होंगे और सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे। यानी कि जल स्नान, जैसे हमारे यहाँ गंगा स्नान होता है, कुंभ का स्नान करने लोग आते हैं या अन्य दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, शायद ऐसा ही कोई धार्मिक कार्य यहाँ पर मोहनजोदड़ो में किया जाता होगा, जिसके लिए ये विशाल स्नाना, और सबसे बड़ी बात है ये पक्के ईंटों से बना हुआ स्नानागार है जिसे हम आज स्विमिंग पूल की संज्ञा
दे सकते हैं। तो कितने प्रगतिशील प्रोग्रेसिव थे ये लोग। और जिप्सम से इसका फर्श तैयार किया गया है, पक्की ईंटों से, और इसमें सभी लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे और इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों के संदर्भ में भी किया जाता रहा होगा, ऐसा विद्वानों ने अनुमान लगाया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये विशाल स्नानागार उस समय के आश्चर्यों में से एक माना जाता था। विश्व के बड़े आश्चर्य में इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु काल में चर्चित रहा वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है और ये घग्गर नदी के किनारे मिला है। घग्गर प्राचीन सरस्वती का ही नाम माना जाता है और इसके किनारे कालीबंगा जो मिला है, इसमें भी काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी का दर्जा दिया गया है इसकी विशालता को देखते हुए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या मिलती है उसको देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हड़प्पा कालीन नगर थे उसमें जो दो टीले मिलते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो उसे एक ही परकोटे से कवर किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कालीबंगा एक अनोखा ऐसा शहर था जहां पश्चिमी टीले की किलेबंदी अलग से की गई थी और पूर्वी टीले की किलेबंदी अलग से की गई थी। यानी कि कालीबंगा में पश्चिमी टीले को अलग से कवर किया गया था, ये यहाँ की खास बात थी। तो पूर्वी टीला, जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है, तो इसको अलग से ऐसे कवर किया गया था। ये पूरी तरह से एक तरह से सामाजिक असमानता का प्रतीक दिखाई देता है कि एक अलग बस्ती बसाई गई जो सामान्य लोगों की थी और बाकी बस्ती जो है उच्च वर्गों की रही होगी। तो यहाँ पर जो सामाजिक वर्ग विभाजन है उसके साक्ष्य कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा की खास बात क्या थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े नगरों से जो घर मिले हैं, जो आवास मिले हैं, वे पकी हुई मिट्टी के बने हैं और मोहनजोदाड़ो के स्नानागार में पकी हुई मिट्टी का प्रयोग किया गया है। लेकिन कालीबंगा के घर जो है वे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ के जो घर थे वे उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और यहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थी, जैसे कि हड़प्पा काल के दूसरे बड़े बड़े नगरों में मिलती है जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था, वैसी व्यवस्था कालीबंगा से नहीं मिलती। और इनसे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि कालीबंगा के जो स्तर था वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था। कालीबंगा आर्थिक रूप से निम्न कोटि का शहर दिखाई देता है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आर्थिक रूप से व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा उन्नत दिखाई देते हैं कालीबंगा से। और क्या मिला है कालीबंगा में? यहाँ जो मोहरें मिली है वे कैसी हैं? बेलनाकार मोहरें हैं। बाकी जगह की मोहरें कैसी हैं? आयताकार मोहरें हैं, लेकिन कालीबंगा की जो मोहरें हैं वे बेलनाकार हैं। और क्या मिलता है यहाँ से? जुते हुए, यानी कि जो खेत मिलते हैं उनमें हल से जुते हुए निशान मिलते हैं। जैसे जब खेतों को जोता जाता है तो उसमें देख करके पता चल जाता है कि इसमें हल का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा ही कुछ साक्ष्य कालीबंगा के खेतों से मिले हुए हैं जिनमें लगता है कि हल का प्रयोग किया गया है। और अलंकृत ईंटें मिली हैं, यानी कि ऐसी ईंटें मिली हैं कालीबंगा से जिनमें कुछ तस्वीरें, चित्र आदि बने हुए हैं। जैसे हमारे घरों में, जैसे पुराने समय के घर आप देखिए तो उनकी ईंटों में कुछ चित्रकारी की जाती है, तो उस चित्रकारिता से हम उस समय के लोगों का अनुमान लगा सकते हैं उस समय के लोग कैसा सोचते होंगे, क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। तो वैसे ही कालीबंगा से प्राप्त ईंटों में कुछ अलंकरण या चित्रों का अंकन भी मिलता है। और कालीबंगा एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर 3 प्रकार के मृतक संस्कार एक साथ मिले हैं। इन 3 प्रकार के मृतक संस्कारों में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के लक्षण मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मृतक शरीर था उसको समाप्त कर दिया जाता था और उसको
समाधि कर दी जाती थी उसकी, यानी कि उसको दफन कर दिया जाता था मिट्टी के अंदर पूरे के पूरे मृत शरीर को, तो इसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता कि मृतक शरीर को पहले जलाया जाता और उसके बाद जो उसका आधा शरीर बचता था, या मृतक शरीर को पहले जानवरों के लिए रखा जाता और उनके भोजन करने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता था उसको दफनाया जाता था, और दाह संस्कार में मृतक शरीर को पूरी तरह से अग्नि के हवाले करके उसको समाप्त कर दिया जाता था। तो ये तीनों प्रकार के दाह संस्कार या जो मृतक संस्कार है ये एक साथ कालीबंगा से दिखाई देते हैं। इस तरह के साक्ष्य किसी दूसरे हड़प्पा कालीन स्थल से दिखाई नहीं देते। तो जहां कुछ नया होता है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, धौलावीरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और धौलावीरा के जो नगर थे वो बाकी नगरों से अलग 3 हिस्से में बटे हुए थे। हमने बताया पूर्वी टीला, मध्यम टीला और पश्चिमी टीला। और ऐसा लगता है कि धौलावीरा में पैसे वाले लोग रहते थे। जैसे आज मुंबई में देखते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जो रिच लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। शायद ऐसे ही कुछ धौलावीरा के बारे में थी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक तो धौलावीरा में जो लोगों का जो डिवीजन था, जैसे या तो उच्च वर्ग के लोग थे पहले और या निम्न वर्ग के लोग थे, लेकिन यहाँ एक मिडिल क्लास भी अस्तित्व में आ गया था। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास कहाँ रहता था? अपर क्लास जो है वो पश्चिमी टीले पर रहता था, जिसे दुर्ग या गढ़ी बुलाते थे, और जो मिडिल क्लास है वो मध्यम वर्ग में, और जो लोअर क्लास है वो पूर्वी टीले में रहता था। तो जो मिडिल क्लास है जिसे मध्यम टीले में जो रहता था वो अपर क्लास के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता था, कहीं ना कहीं अपर और लोअर क्लास को आपस में जोड़ता था। तो यहाँ पर यह जो क्लासिफिकेशन समाज का दिखाई दे रहा है उससे यह पता चलता है कि लोअर क्लास काफी आगे था, इसीलिए निम्न और अपर क्लास के बीच में एक मिडिल क्लास भी यहाँ बन चुका था। और क्या मिलता है? धौलावीरा से ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग साइन बोर्ड या नेम प्लेट लगाया करते थे और इनके नेम प्लेट में 17 अक्षर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम और आप अपने घरों पर नेम प्लेट लगाते हैं और उस नेम प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख करके, जितना बड़ा बंगला होता है उतना ही बड़ा नेम प्लेट लगा करके एक तरह से बंगले का जो मालिक है वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का परिचय देता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर दिखाई देता होगा कि यहाँ के जो घर थे वहां पर कुछ नेम प्लेट जैसे साइन बोर्ड मिले हैं और उन पर 17 अक्षर मिले हैं, और ये 17 अक्षर से उस समय यानी कि सिंधु काल की जो लिपि है उसकी जानकारी मिलती है। और ये जो अक्षर थे, इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है? जैसे जो चित्र थे उन्हें उनके भाव में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए चित्र में एक बंदर का चित्र हुआ या बकरी का चित्र हुआ, तो एक बंदर शांत बैठा हुआ है, दूसरा बंदर नाच रहा है, तो तीसरा बंदर खड़ा हुआ है, तो उसका कोई मतलब से भाव बदल रहे हैं। यानी कि जो भाषा है, इनमें जो शब्द है, जब ये अपना स्थान बदलते थे तो इनके भाव भी बदल जाते थे। इससे वो अपनी भाषा को प्रदर्शित करते थे। लेकिन हम और आप अभी तक इसको ना तो पढ़ पाए हैं ना ही समझ पाए हैं। तो धौलावीरा से जो साइन बोर्ड मिलते हैं उनमें एक साथ 17 अक्षर मिलते हैं। बड़ी मात्रा में इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है वो लिखना जानते थे, उनके पास एक भाषा थी, एक लिपि थी। बहुत बड़ी बात है ये। हड़प्पा कालीन जो सड़कें थी वे कैसी थी? समकोण थी, यानी कि एक निश्चित कोण पर काटती थी, और ये समकोण सड़कें एक मुख्य सड़क से जाकर के आपस में मिल जाती थी। जैसे एक सड़क यहाँ से यहाँ आई है तो इससे मिल गई, ये सड़क इससे मिल गई, ये सड़क इससे। तो ये जो सड़कें थी ये मुख्य सड़क है, इस मुख्य सड़क से मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये घर बने हुए थे यहाँ पर, इन घरों के जो दरवाजे थे, सिंधु सभ्यता में जो घर बने हुए थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे गली की ओर खुलते थे। इसके बारे में वैज्ञानिकों के, सबके, इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है। कोई ये मानता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता होगा। तो ये जो मुख्य सड़क थी इनकी तरफ, जैसे आज हमारे जो घर होते हैं इनके दरवाजे मेन रोड की तरफ खुलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। दरवाजे पीछे की ओर, गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे। और सड़कें जो थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और सभी गलियां एक मुख्य सड़क से आकर के मिलती थी। और हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, कालीबंगा को छोड़ करके, जहां पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं।
इनकी जो नालियां होती थी वो ईंटों से ढकी होती थी। तो ये संक्रामक बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। ये जो एक तरह से साफ सफाई के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। सिंधुकालीन ईंटें काफी बड़े अनुपात में थी, बहुत बड़े साइज में थी और आयताकार हुआ करती थी। और इनका जो आयताकार का जो माप था, अनुपात था, 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। और घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। तो कुल मिलाकर के हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो नगर हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में हड़प्पा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव संस्कृति थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि हड़प्पा कालीन नगरी संस्कृति कहीं ना कहीं ताम्र पाषाण कालीन और ताम्रकालीन ग्रामीण संस्कृतियों के बेस पर बनी हुई थी। यानी कि ताम्र पाषाण काल और ताम्र काल में जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उन्होंने एक मजबूत आधार प्रदान किया और उन्हीं के आधार और बेस पर सिंधुकालीन लोगों ने एक शहरी और कांस्य युगीन सभ्यता को विकसित किया। तो आज हमने जाना कि सिंधुकालीन मुख्य नगरों की विशेषता क्या थी। अगले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे अगले वीडियो में आने वाला है, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सिंधुकालीन लोगों की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वो लोग कैसे रहते थे, क्या व्यापार करते थे, किसकी पूजा करते थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण और विकसित सभ्यता का अचानक कैसे पतन हो गया, अंत कैसे हुआ सिंधु सभ्यता का, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। एसी बंद कर दो सब, स्क्रीन बंद करो।